हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मेट कंपटीशन क्लासेस। यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की दूसरी क्लास में हैं और हम लोग जो है आज संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे संविधान में इन मौलिक अधिकारों को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो मौलिक अधिकार को हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आज की क्लास में मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए और किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान में आगमन हुआ। यदि हम सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार में पहला पॉइंट पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है या फिर उनको किस संज्ञा से जाना जाता है, या मौलिक अधिकारों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो हमारे मौलिक संविधान हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो उन मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये क्या है? मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? देखिए जो मौलिक अधिकार हैं, 1215 की बात है, ठीक है। 1215 में ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सर जॉन। तो सर जॉन ने अपने शासनकाल में 1215 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? ये राजा कहाँ के हुआ करते हैं? तो ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के राजा सर जॉन ने 1215 ईस्वी में अपनी जनता के लिए कुछ अधिकार बनाए, ठीक है। अपनी जनता के लिए कुछ इन्होंने अधिकार बनाए और उन्हीं अधिकारों का जो लिखित दस्तावेज है, इन्हीं अधिकारों को उन्होंने एक पत्र पे लिखाया और इसे पत्र पे लिखे हुए इन्हीं अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो आपका ब्रिटेन का संविधान है, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है? वो एक मौखिक संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? एक मौखिक संविधान है। जबकि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है? एक लिखित संविधान है। तो ये जो हमारा मौखिक संविधान है ब्रिटेन का, जो मौखिक संविधान है, इस ब्रिटेन के संविधान में केवल और केवल मौलिक अधिकार ही हैं जो लिखित रूप में है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैग्ना कार्टा इसे क्यों कहा जाता है। तो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे सर जॉन, उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए वर्ष 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकारों का एक लिखित पत्र तैयार किया, ठीक है। कुछ नियम बनाए और उन्हीं नियमों का जो लिखित पत्र है उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आए, किस तरीके से मौलिक अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए सर्वप्रथम 1925 में, ठीक है, सर्वप्रथम वर्ष 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और ये जो मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ये कैसी मांग की गई थी? मौखिक रूप से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1925 में। और किस रूप में की गई? लिखित रूप से की गई या फिर मौखिक रूप से की गई? तो कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक रूप से की गई, ठीक। इसके 3 वर्ष के बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पुनः मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और ये जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो मांग की गई थी, ये कैसी मांग थी? तो ये एक लिखित मांग थी। ये कैसी मांग थी?
लिखित मांग थी। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई, तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की लिखित मांग किसके द्वारा की गई, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू होगा। और जब प्रश्न में ये कहा जाए कि सर्वप्रथम मौखिक रूप से मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई, उस स्थिति में एनी बेसेंट हमारा आंसर सही होगा। जब प्रथम बार में मौखिक रूप दे दिया जाए तो वहां पे आंसर हमारा क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। और यदि मौखिक रूप का जिक्र नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू होगा। इसके बाद में क्या हुआ, 1945 में एक समिति है, इससे पहले जो है देख लीजिए 1931 में, ठीक है, 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, किसका, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। तो 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन के तहत भी जो है आपकी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और इसी वर्ष जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई, ठीक है। सबसे पहले 1925 में एनी बेसेंट जी के द्वारा मौखिक रूप से मांग की गई, फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लिखित मांग की गई, 1931 में कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, उसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और उसी वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और उसी सम्मेलन के तहत महात्मा गांधी जी के द्वारा भी आपके मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और उसके बाद में 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया, ठीक है। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया और यह गठन किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। और इसी समिति के तहत हमारे मौलिक अधिकारों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। मौलिक अधिकारों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो मौलिक अधिकारों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिनको हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको नीति निर्देशक तत्व मिलेगा, कहीं पे आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इन चीज़ों को हम समझेंगे। जो ये हमारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में, पहला मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए ये जो मौलिक अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों का यदि कोई भी व्यक्ति हनन करता है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई सत्ता का अधिकारी हो, यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं या हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन किया जाता है तो फिर हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी बिंदु आएंगे उन सभी बिंदुओं को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उन मौलिक अधिकारों को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर यहीं से हम देख लेंगे कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। एक चीज़ समझना, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, ठीक है, और ब्रिटेन के राजा ने अपने जनता के लिए जो अधिकार बनाए थे उन्हीं अधिकारों का जो लिखित दस्तावेज है वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो ये मत समझना कि ये जो है मैग्ना कार्टा ब्रिटेन शब्द से लिया गया है, ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार भी ब्रिटेन से लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। मैग्ना कार्टा जो है उसे किसे कहा जाता है, जो ब्रिटेन के लिखित मौलिक अधिकार हैं उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन
जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो यूएसए से लिए गए हैं। इसके बाद में आता है दूसरा शब्द जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इनको कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। अब देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो जो आपका भाग 3 है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हैं, और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको हम लोग भाग 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं। संविधान का जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मौलिक अधिकारों पर। ये तो था मौलिक अधिकार का बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में जुड़े, किस तरीके से मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकारों को किस भाग के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो भाग 3 के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और किस अनुच्छेद से लेकर के, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जितने भी हमारे अनुच्छेद आते हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद किससे संबंधित हैं, तो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या कितनी है। देखिए जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। ठीक है, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था उसे हम कहते हैं मूल संविधान। और वर्तमान संविधान यानी कि जो हमारा आज का संविधान है उस संविधान की यदि हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान संविधान। अब देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या कितनी है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है तो कितनी है, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन जो हमारे वर्तमान मौलिक अधिकार हैं उनमें उनकी संख्या कितनी है, तो उसमें 6 है। यानी कि एक मौलिक अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। अब देखिए ये जो 7 मौलिक अधिकार थे ये कौन कौन से मौलिक अधिकार थे, तो जो आपका पहला है वो कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो है, चौथा हमारा जो है वो कौन सा है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इंक डाल लें। चौथा जो है, तब तक ऐसे आप नोट कर लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा लिखिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अगला था सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगला था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और अंतिम था यानी कि 7वां जो था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल कितने अधिकार थे? तो 7 अधिकार थे। पहला अधिकार था समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो अधिकार था वो क्या बताता था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो अधिकार था वो बताता था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो अधिकार था वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार था, छठा जो हमारा अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, और सातवां जो हमारा अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए कि जो हमारे वर्तमान संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल संविधान के मौलिक अधिकार में से हटाया गया है? ठीक है, यानी कि जो मूल संविधान से हटाया गया है। तो जो आपका छठा वाला है यानी कि संपत्ति का अधिकार, इसको जो है मूल संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसीलिए वर्तमान समय में अब हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हो गई है। यानी कि ये जो 7वां वाला था ये किस नंबर पे आ गया है? 6ठे नंबर पे आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हमारे मौलिक संविधान यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? उसमें से एक ऑप्शन आपका दे देगा संपत्ति का अधिकार और 3 ऑप्शन दे देंगे जो आपके वर्तमान में हैं। तो उसमें आपका कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार बताया गया है? तो क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि संपत्ति का अधिकार है उसे वर्तमान में किस भाग के अंतर्गत रखा गया है या फिर वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इस अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 300 का या 301 के अंतर्गत से रखा गया है। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका कब? 1976 के अंतर्गत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि कितने हमारे मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे, वर्तमान समय में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, किस मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा करके किस भाग में रखा गया, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा अधिकार आता है वो हमारा कौन सा अधिकार आता है? वो आता है समानता का अधिकार। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। देखिए जो हमारा समानता का अधिकार है ये क्या कहता है? इस समानता के अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णन करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किसके बारे में बताया गया है? समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 अनुच्छेद आपके बचते हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। उनको जो है एक साइड में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में कौन सी चीज़ बताई गई है और अनुच्छेद 13 में कौन सा विषय बताया गया है। जो अनुच्छेद 12 है मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 आता है वो ये बताता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यदि संसद के द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट उन मौलिक अधिकारों या फिर उन नियमों को खारिज कर देगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या होता है
कि हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। यदि हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन होता है तो वो कौन कर सकता है, तो वो केवल और केवल संसद कर सकती है। जब कभी भी संसद के द्वारा कोई भी नियम, कोई भी बिल, कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है और फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में उसको जो है आधिकारिक रूप से उसको जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, यदि संसद के द्वारा कोई बिल बनाया गया या कोई भी बिल पास किया गया, अब जब ये बिल पास किया जाएगा, यदि इस बिल के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि इस बिल के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि उस मौलिक अधिकार को वो निरस्त कर दे या फिर खारिज कर दे। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि यदि किसी भी बिल के द्वारा या किसी भी अधिनियम के द्वारा या किसी भी विधेयक के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस विधेयक को न्यायिक पुनरावलोकन के लिए, ठीक है, क्या कर सकती है, उसको संसद को भेज सकती है। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस बिल को क्या कर दिया जाता है या उस अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं समानता के अधिकार। तो देखिए, समानता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि हमारे देश में जितनी भी जनता है, किसी भी राज्य की जनता है, जो भी नियम और कानून बनेंगे वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होंगे। यानी कि विधि के समक्ष क्या होगा, समानता का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि या फिर कानून जो होंगे वो समान होंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो एक ग्रामीण जनता हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा जुर्म करे, कितना भी छोटा जुर्म करे, जो सजा एक व्यक्ति के लिए होगी, एक साधारण व्यक्ति के लिए होगी, जो सजा एक साधारण व्यक्ति के लिए होगी वही सजा नेता या अधिकारी के लिए भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो नेता है या अधिकारी है तो उसको जो है वो सजा नहीं दी जाएगी, और यदि साधारण व्यक्ति है तो उसको वो सजा दी जाएगी। यदि 302 साधारण व्यक्ति पे लग रही है और वही कर्म नेता या अधिकारी कर्म कर रहा है तो उस पे भी जो है 302 ही लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी नियम और कानून बनाएंगे वो क्या है, समान है। दूसरा जो हमारा आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, रूप, जन्म स्थान आदि में कोई भी व्यक्ति विभेद नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति विभेद नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी लिंग से हो, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति पर जो है समानता का अधिकार लागू होगा। आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी जाति से हैं, आप किसी भी लिंग से हैं, आपका जन्म स्थान कहीं से भी हुआ हो, कहीं से का मतलब यानी कि भारतीय, ठीक है, और आपने कोई भी
कृत्य किया है, कोई भी आपराधिक कृत्य किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा या फिर पक्षपात नहीं किया जाएगा। जो भी हमारे संविधान के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, ठीक है इसको कीजिए। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता का अधिकार। देखिए जो हमारा लोक नियोजन है, तो जितने भी हमारे लोक सेवा के द्वारा जितने भी हमारे पदों का जितने भी पद निकाले जाते हैं, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सरकारी पदों पर अपने आप को अपना फॉर्म डाल सकता है या फिर स्वयं को जो है सरकारी पदों पर कार्य के लिए योग्य समझ सकता है। ठीक है, तो लोक नियोजन का मतलब यानी कि जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति दावेदारी कर सकता है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17। 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। देखिए अस्पृश्यता का अंत क्या है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, छुआछूत। ठीक है, हमारे संविधान में छुआछूत का भी अंत कर दिया गया है। पहले क्या होता था, वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के धर्म चलते थे, वर्ग चलते थे। ठीक है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें क्या होता था, प्रत्येक वर्ग जो है वो अपने नीची या फिर ऊंची कास्ट के साथ क्या बनाता था, छुआछूत का भेद बनाता था कि हम ब्राह्मण हैं तो हम एससी का पानी नहीं पिएंगे या उसके दरवाजे पे नहीं जाएंगे या उसको जो है हम अपने समक्ष उसको नहीं बिठाएंगे। तो ये क्या थी, एक छुआछूत थी। ठीक है, तो ये क्या थी, तो इस छुआछूत को क्या किया गया, खत्म किया गया। और किसके तहत? तो हमारे मौलिक अधिकारों के तहत खत्म किया गया। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 17 के तहत। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष बैठ सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, बोल सकता है, उसके साथ खा सकता है। अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब देखो जो हमारी उपाधियों का अंत किया गया है इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि शिक्षा एवं सेना। ठीक है, शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र को छोड़कर जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अब स्वयं के नाम के आगे या पीछे किसी भी उपाधि को नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समानता का अधिकार। दूसरा जो हमारा अधिकार आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार हमारा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार को हम अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला हमारा अनुच्छेद आता है 19, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर बोलने का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है? बोलने का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें ये अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है कि हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इसी के तहत क्या होता है? इसी के तहत आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसी के तहत जितने भी धरने दिए जाते हैं, हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें किसमें होती हैं? तो वो हमारा अनुच्छेद 19 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि बोलने का तो अधिकार है, लेकिन हम उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो उचित हो। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि हम अनुचित भाषा का प्रयोग करें। जैसे
आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन की जो स्वतंत्रता की जाती है, यदि हम शांतिपूर्वक रूप से या शांतिपूर्वक ढंग से यदि हम आंदोलन करते हैं या फिर धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारी बात को सुना जाएगा। और यदि हम किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था को ठेस पहुंचाते हैं या फिर उसकी कानूनी व्यवस्था को भंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा ये अधिकार छीन लिया जाएगा और फिर क्या होता है, लाठी चार्ज हो जाती है और बदाबद जो है लाठियां चलती हैं। ठीक है, तो 19 अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि बोलने का अधिकार, यदि हम अपनी जायज़ बात को रख रहे हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। इसके बाद में अगला जो हमारा अधिकार आता है वो आता है अपराध की स्थिति में, अपराध की स्थिति में, अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, अपराध की स्थिति में दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। अब देखिए ये क्या होता है, अपराध की स्थिति में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण क्या होता है। इसमें ये देखिए सबसे पहले ये बताया जाता है कि अपराध सिद्ध होने से पहले व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। जब तक कि आपका अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक आपको अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है। ये दो शब्द आपने सुने होंगे, एक तो होता है मुजरिम और दूसरा होता है मुलजिम। ठीक है, दो शब्द आपने सुने होंगे, एक तो मुजरिम और दूसरा मुलजिम। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के दौरान या फिर किसी भी अपराध के मामले में उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, मुलजिम कहलाता है। और जब उसी व्यक्ति का जो अपराध है वो सिद्ध हो जाता है तब उसे मुजरिम करार दिया जाता है। जब तक कि अपराध उस पर सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे हम मुलजिम कहेंगे और जब अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मुजरिम कहेंगे। इसके बाद में दूसरा क्या है, इसी में सेकेंड पॉइंट है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड का प्रावधान है। यदि कोई भी अपराध आपने किया है तो उसके उपलक्ष्य में एक बार ही आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपराध किया और बार बार आपको उसी अपराध के एवज में दंड दिया जाए। तो जितनी बार आपने अपराध किया होगा उतनी ही बार आपको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी व्यक्ति या पुलिस आपको, ऐसे समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। बाध्य नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया तो आपको जो है ज़बरदस्ती आप पे प्रेशर डाला जाए कि आप इस अपराध को स्वीकार ही कीजिए। यदि आपने वो अपराध नहीं किया है तो कोई भी व्यक्ति आप पे जो है बाध्य नहीं कर सकता कि आप जो है उस अपराध को स्वीकार करें। अगला जो आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी के अंतर्गत, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक और अनुच्छेद आता है 21A या 21 का, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग प्रत्येक एग्जामों में इसको पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 से क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक होंगे उनको जो है सरकार निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराएगी, यानी कि उनको जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद को
किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ था? तो वर्ष 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत इस अनुच्छेद को, किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 21A, जिसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जो है इस संविधान संशोधन के तहत इस अनुच्छेद को शामिल किया गया। इसके बाद में एक अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 22, और जिसमें बताया गया है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है? गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उसे जो है एक यानी कि स्वयं का वकील करने की छूट मिलेगी, और यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे जो है अदालत में पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है 2 मौलिक अधिकार पढ़ लिए, एक तो समानता का अधिकार पढ़ लिया, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, और शेष जो हमारे 4 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उनको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।